चंपापुर गांव के किनारे रामू का छोटा सा खेत था। 3 बीघा जमीन ही उसकी पूरी दुनिया थी। इसी मिट्टी से उसके परिवार का चूल्हा जलता था और इसी फसल से उसके बेटे मुन्नू के भविष्य के सपने जुड़े थे। दोपहर की तेज धूप में रामू खेत में मेहनत कर रहा था। पार्वती, जरा इन बालियों को देखो। इस बार गेहूं की फसल तो कमाल की हुई है। लगता है हमारी मेहनत आखिर रंग लाई। हाँ जी, आपकी मेहनत का ये फल है। भगवान करे ये फसल अच्छे दामों में बिक जाए। इस बार सबसे पहले मुन्नू की किताबें खरीदूंगा। मेरा बेटा खूब पढ़ेगा और बड़ा आदमी बनेगा। बस यही तो हमारी सबसे बड़ी खुशी है जी। मेहनत की कमाई भले कम हो, लेकिन उसमें सुकून बहुत होता है। सही कहती हो। जब तक इन हाथों में ताकत है, मैं अपने परिवार को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगा। रामू और पार्वती अपने सपनों में खोए ही थे और कुछ ही पलों में गांव का सबसे ताकतवर जमींदार ठाकुर बलदेव सिंह अपने 2 लठैतों के साथ खेत के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी नजर फसल पर थी, लेकिन उसके चेहरे पर फसल की तारीफ नहीं, लालच साफ दिखाई दे रहा था। रामू, बहुत खुश दिखाई दे रहा है आज। लगता है इस छोटी सी जमीन ने तुझे बड़ा आदमी बना दिया है। ठाकुर साहब, प्रणाम। गरीब आदमी के लिए तो यही खेत उसकी सबसे बड़ी दौलत होता है। दौलत? तू जिसे अपनी जमीन समझ रहा है, वो अब तेरी नहीं रही। क्या मतलब है आपका? मैं आपकी बात समझा नहीं। समझने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात ध्यान से सुन। आज से ये जमीन मेरी है। लेकिन ठाकुर साहब, ये कैसे हो सकता है? ये जमीन तो हमारे परिवार के पास पीढ़ियों से है। ठाकुर ने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला और रामू के सामने लहराने लगा। कागज देखकर रामू के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। ये देख, तेरे पिता ने 20 साल पहले मेरे पिता से 500 रुपए उधार लिए थे। कर्ज अभी तक नहीं चुकाया गया। ब्याज जोड़ते जोड़ते रकम अब 25,000 हो चुकी है। 25,000 रुपए? हाँ, और कर्ज चुकाने के लिए अब तेरी जमीन मेरे नाम होगी। ये झूठ है ठाकुर साहब। मेरे पिता ने कभी आपसे कोई कर्ज नहीं लिया था। अपनी आवाज नीचे रख रामू। मेरे पास कागज है और कागज पर तेरे पिता के अंगूठे का निशान भी है। कागज होने से झूठ सच नहीं बन जाता। मैं जमीन को अपने पिता की आखिरी निशानी समझकर संभालता आया हूं। जुबान संभाल कर बोल रामू। ठाकुर साहब के सामने ज्यादा आकर दिखाएगा तो अच्छा नहीं होगा। ठाकुर साहब, हम गरीब लोग हैं। अगर जमीन चली गई तो हम पूछ कुछ भी नहीं बचेगा। हम पर दया कीजिए। दया? जमीन के मामले में दया नहीं होती पार्वती, सिर्फ हिसाब होता है। ठाकुर ने कागज रामू के हाथ में थमा दिया। रामू उसे ध्यान से देखने लगा। उसे पूरा यकीन था कि इस कागज के पीछे कोई बड़ा छल छिपा हुआ है। ठाकुर साहब, ये कागज असली नहीं है। मैं पंचायत के सामने इसका सच साबित करूंगा। पंचायत? पंचायत भी मेरी ही है और गांव के बड़े लोग भी मेरे एहसान तले दबे हैं। सच को दबाने के लिए आपके पास पैसा हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए सच को खत्म नहीं कर सकते। बहुत बोलने लगा है तू। मैं अपनी जमीन के लिए बोल रहा हूं। गलत बात के सामने चुप रहना भी तो गलत है। ठीक है, कल सुबह बरगद के नीचे पंचायत बैठेगी, वहां फैसला होगा। मुझे मंजूर है। अगर 25,000 रुपए लेकर नहीं आया तो ये जमीन मेरी समझना, और फिर इस गांव में रहने की भी उम्मीद मत रखना। मालिक, इतना बड़ा पैसा हम कहां से लाएंगे? वो तुम्हारी समस्या है। मुझे सिर्फ अपना पैसा चाहिए, या फिर तुम्हारी जमीन। ठाकुर ने रामू को जोर से धक्का दिया
और अपने लठैतों के साथ वापस लौट गया। धूल का गुबार धीरे धीरे दूर होता गया, लेकिन रामू की जिंदगी में जैसे तूफान आ चुका था। जिस खेत को वो अपने बच्चे की तरह पालता था, वही खेत अब उससे छिनने वाला था। जी, अब हम क्या करेंगे? अगर पंचायत ने ठाकुर के पक्ष में फैसला कर दिया तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। घबराओ मत पार्वती, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हमारे पास न पैसे हैं, न ठाकुर जैसा कोई सहारा। हमारे पास एक चीज है, सच और अपनी जमीन को बचाने की वजह। सूरज ढलने लगा था, खेत में अंधेरा उतर रहा था, लेकिन रामू के मन में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। वो जानता था कि ठाकुर ताकत और डर के सहारे पंचायत को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा। लेकिन रामू ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो ठाकुर से ताकत में नहीं, बुद्धि में मुकाबला करेगा। आप इतने शांत कैसे हैं जी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कल क्या होगा। क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि ठाकुर को हराने के लिए उसकी ताकत से लड़ना जरूरी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? उसने हमारे खिलाफ जाल बिछाया है, अब उसी जाल का एक सिरा हमें पकड़ना होगा। लेकिन कैसे? कल पंचायत में मैं सिर्फ अपनी जमीन की बात नहीं करूंगा, मैं ठाकुर के उस कागज का सच सबके सामने लाऊंगा। क्या आपको सच में कोई रास्ता दिखाई दे रहा है? रास्ता जरूर है, बस हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। और अगर ठाकुर ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? डर कर अपनी जमीन छोड़ दूं तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। कल फैसला सिर्फ मेरी जमीन का नहीं होगा पार्वती, कल फैसला होगा कि इस गांव में ताकत बड़ी है या सच। रात गहराती जा रही थी। एक तरफ ठाकुर बलदेव सिंह अपनी जीत को पक्का समझकर सो रहा था, तो दूसरी तरफ रामू अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठकर अगले दिन की पंचायत की तैयारी कर रहा था। रात भर की गहरी सोच विचार के बाद जब सुबह का सूरज निकला, तो रामू के चेहरे पर बेबसी का कोई निशान नहीं था। वो जानता था कि ताकत से ठाकुर को हराना नामुमकिन है, इसलिए उसने छलावा और अक्ल का हथियार उठाने का फैसला कर लिया था। क्यों रे रामू, कल रात भर नींद नहीं आई क्या? अपनी जमीन की मलकियत हाथ से जाते ही सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर भीख मांगने चला आया? अगर अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आ और मेरे जूते चूमकर माफी मांग ले। अरे मालिक, ये तो डर के मारे थर-थर कांप रहा है। इसे समझ आ गया है कि ठाकुर साहब की बात टालने का मतलब गांव से अपनी अर्थी उठवाना है। मैं यहाँ ना भीख मांगने आया हूँ ठाकुर साहब, और ना ही अपनी तकदीर पर रोने आया हूँ। मैं तो आपके लिए एक ऐसा फायदेमंद सौदा लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। सौदा? तेरी इतनी हिम्मत कि एक तुच्छ किसान होकर तू ठाकुर दिग्विजय सिंह से सौदेबाजी करने की बात सोचे? बता, ऐसा कौन सा सौदा है जो तू मुझे देगा? अपनी मुफलिसी बेचेगा क्या? मालिक, आप भी जानते हैं कि वो खेत भले ही कागजों पर आपका हो चुका हो, लेकिन उस जमीन का सीना चीर कर सोना उगाने का हुनर सिर्फ इस रामू के पास है। अगर वो खेत बंजर पड़ा रहा तो आपको एक फूटी कौड़ी भी हासिल नहीं होगी, पर अगर आप मुझे उसमें खेती करने दें तो इस बार की पूरी फसल में से आपको आपका हिस्सा बिना किसी मेहनत के मिल जाएगा। अच्छा, तो तू मेरे ही खेत में पसीना बहाकर मुझे हिस्सा देने का दाव फेंक रहा है, पर इसमें मेरा क्या फायदा? मैं तो पूरे खेत की फसल किसी और से भी कटवा सकता हूँ। जरूर कटवा सकते हैं मालिक, लेकिन फिर आपको मजदूरों को दिहाड़ी देनी पड़ेगी, बीज का खर्च उठाना पड़ेगा और दिन रात रखवाली करनी पड़ेगी। मेरे सौदे में लागत मेरी होगी, पसीना मेरा बहेगा और आपको बिना एक पैसा खर्च किए आधी फसल घर बैठे मिल जाएगी। ठाकुर अपने भारी हाथ से अपनी घनी मूंछों को ताव देता है।
उसके चेहरे पर लालच की साफ चमक उभर आती है। बात तो तेरी पते की लगती है, पर ये बता कि बंटवारा कैसे करेगा? कोई चालाकी की तो तेरी खाल खिंचवा लूंगा। चालाकी की गुंजाइश ही नहीं है मालिक। नियम एकदम सीधा है। इस बार खेत में जो भी फसल उगेगी, जमीन के ऊपर का पूरा हिस्सा आपका होगा और जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा होगा। बस इतनी सी बात है। अरे ओ मूर्ख रामू, तू तो सचमुच अक्ल का पैदल निकला। जमीन के ऊपर का सब मेरा और नीचे का तेरा? अरे बेवकूफ, गेहूं हो, धान हो या मक्का, अनाज तो जमीन के ऊपर ही उगता है। जमीन के नीचे तो सिर्फ बेकार की सूखी जड़ें और मिट्टी होती है। मालिक, ये किसान तो अपनी अक्ल खो बैठा है, अपनी ही कुल्हाड़ी से अपने पैर काट रहा है। हमें क्या, हमें तो बनी बनाई फसल मुफ्त में मिल जाएगी। मुझे तेरा ये बेवकूफाना सौदा मंजूर है रामू, लेकिन ऐसे नहीं। गांव की पंचायत बुलाई जाएगी और इस शर्त को सरकारी कागज पर लिखा जाएगा। अगर फसल आने के बाद तूने अपनी बात से पलटने की कोशिश की तो तुझे और तेरे परिवार को इस गांव से नंगे पैर खदेड़ दिया जाएगा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है मालिक। आप अभी पंचायत बुला लीजिए। मैं सबके सामने इस समझौते पर अपने अंगूठे का निशान लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। ठाकुर के अहंकार और लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उसे लगा कि उसने रामू को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया है। पंचायत बुलाई गई और पूरे गांव के सामने रामू ने उस अजीबोगरीब समझौते पर अपने अंगूठे की छाप लगा दी। सरपंच कांपते हाथों से कागज पर मुहर लगाता है। ठाकुर कागज को चूमकर अपनी जेब में रख लेता है। गांव का एक बुजुर्ग किसान रामू को कोने में ले जाकर उससे बात करता है। रामू बेटे, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया। जमीन के ऊपर का सारा अनाज अगर ठाकुर ले जाएगा तो तुम्हारी बूढ़ी माँ, पत्नी और बच्चों के मुंह में एक दाना भी कैसे जाएगा? तुम क्या भूखे मरना चाहते हो? काका, चिंता मत कीजिए। ईश्वर ने अगर आंखें दी हैं तो देखना भी सिखाया है। कभी कभी जो तमाशा सामने दिखता है, असली बाजी उसके पीछे खेली जा रही होती है। आप बस देखते जाइए। कागज पर मुहर लग चुकी है। अब जा रामू, बो ले जो तुझे बोना है। देखता हूं तो मुझे जमीन के ऊपर की फसल देने से कैसे रोकता है। फसल बहुत जल्द ले ललाएगी मालिक। बस आप हवेली में अनाज रखने के लिए बड़े बड़े कोठे और बोरियां साफ करवा कर रखिए। ऐसा ना हो कि फसल संभालने में आपके पसीने छूट जाएं। लखिया, जरा इधर आ। ये रामू इतना मुस्कुराता हुआ क्यों गया? जमीन और फसल हारने के बाद भी उसके चेहरे पर डर या गम का एक कतरा भी क्यों नहीं था? मालिक, आप भी बेकार की चिंता पाल रहे हैं। एक अनपढ़ किसान भला आपके सामने क्या खेल खेलेगा? जमीन के नीचे ऐसा कौन सा खजाना पैदा होता है जिसे खाकर वो राजा बन जाएगा? इस बार तो रामू दाने दाने को तरसेगा। रात का सन्नाटा फिर से गांव पर छाने लगा। रामू अपनी झोपड़ी के अंदर जलती धिबरी की रोशनी में टोकरियों में रखे आलू, अरबी और शकरकंद के बीजों को बड़े प्यार से सहला रहा था। उसकी पत्नी पार्वती अचरज से उसे देख रही थी, जबकि बाहर आसमान में बिजली कड़क रही थी। ठाकुर सोच रहा था कि उसने रामू को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि रामू ने खेत में गेहूं या धान नहीं, बल्कि जमीन के नीचे उगने वाले आलू और शकरकंद की बुआई का अचूक प्लान तैयार कर लिया था। अब सवाल था, जब ठाकुर को रामू की इस चाल का पता चलेगा तो वह क्या करेगा? ठाकुर दुर्जन सिंह की रात रामू की मुस्कान को याद करके खौफ और गुस्से में बीती थी। सूरज निकलते ही वो अपनी हार का बदला लेने
और रामू को पूरी तरह से बर्बाद करने की नीयत से उसके खेत पर आ धमका। रामू, ओ रामू, तेरी ये हिम्मत कि तू ठाकुर दुर्जन सिंह की आंखों में धूल झोंके। तूने मुझे ऊपर की बेकार पत्तियां थमा दी और खुद जमीन के नीचे से आलू और शकरकंद निकालकर राजा बन गया। तेरी ये चालाकी मैं अभी निकालता हूँ। सही कह रहे हैं मालिक। इस मक्कार ने जानबूझकर ऐसी फसल बोई थी जिसकी असली संपत्ति जमीन के पेट में छुपी हुई थी। इसने आपके सीधेपन और दयालुता का सरासर गलत फायदा उठाया है मालिक। इसे तुरंत गांव से बाहर फिकवा दीजिए। अरे मालिक, आप व्यर्थ ही मुझ गरीब पर क्रोधित हो रहे हैं। मैंने भला आपके साथ क्या छल किया? आपने ही तो पूरे गांव के सामने हुक्म सुनाया था कि जमीन के ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे का मेरा। मैंने तो केवल आपके कहे अनुसार काम किया मालिक। मालिक, हम पर दया कीजिए। हम तो छोटे से किसान हैं, दिन रात पसीना बहाकर पेट पालते हैं। अगर हमने कोई भूल की हो तो हमें क्षमा कर दें, लेकिन हमारे सिर से हमारी छत मत छीनिए। छत नहीं छीनूंगा रामू, पर इस बार तेरा घमंड चकनाचूर करूंगा। पिछली बार तूने जमीन के नीचे फसल उगाई थी ना, तो सुन, इस बार फसल का नियम बदलेगा। इस नई बुआई में जमीन के नीचे का सारा हिस्सा मेरा होगा और जमीन के ऊपर का सब कुछ तेरा। बोल, स्वीकार है ये शर्त? ठाकुर अपनी मूंछों पर ताव देता है और दुष्टता से हंसता है। लखिया खुशी से तालियां बजाता है। रामू चेहरे पर चिंता का नाटक करते हुए थोड़ा सिर झुकाकर सोचने का अभिनय करता है। मालिक, ये तो मेरे साथ बड़ा अन्याय होगा। अगर जमीन के नीचे का सब कुछ आपका हो गया तो मैं क्या खाऊंगा? पर आप हमारे अन्नदाता हैं। अगर आपका यही अंतिम निर्णय है तो मुझे ये शर्त मंजूर है। देख लिया लखिया, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब खोद जमीन के नीचे जितना खोदना है। इस बार तो तू भूखों मरेगा रामू, भूखों मरेगा। ठाकुर और उसके आदमी हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही रामू के चेहरे से उदासी गायब हो जाती है और एक गहरी समझदार मुस्कान उसके चेहरे पर तैर जाती है। स्वामी, ये आपने क्या कर दिया? आपने फिर से उनकी भयानक शर्त मान ली। अगर इस बार जमीन के नीचे का सब कुछ उनका हो गया तो हम फिर से खाली हाथ रह जाएंगे। हम क्या खाएंगे? पार्वती, तू घबराती क्यों है? अहंकार में अंधा इंसान कभी आगे का रास्ता नहीं देख पाता। ठाकुर ने सोचा कि वो मुझे फंसा रहा है, लेकिन उसने मुझे मेरी मनपसंद छूट दे दी है। इस बार मैंने खेत में गेहूं बोने का फैसला किया है। लेकिन ठाकुर को जब गेहूं दिखाई देगा तो उसे सब समझ आ जाएगा। हाँ पार्वती, गेहूं के सुनहरे और कीमती दाने जमीन के ऊपर बालियों में उगते हैं और जमीन के नीचे क्या बचता है? केवल बेकार और सूखी जड़ें। इस बार ठाकुर साहब अपनी शर्त के मुताबिक जमीन के नीचे से केवल मिट्टी और बेकार जड़ें ही बटोरेंगे। कुछ महीने बीत गए। एक सुबह ठाकुर अपने खेतों का निरीक्षण करते हुए रामू के खेत की तरफ आया। जैसे ही उसकी नजर खेत पर पड़ी, वो अचानक रुक गया। पूरा खेत सुनहरी गेहूं की बालियों से लहलहा रहा था। ठाकुर की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या है? रामू ने गेहूं बो दिया? उसे उसी क्षण अपनी पिछली शर्त याद आ गई। जमीन के नीचे का हिस्सा उसका था और जमीन के ऊपर का हिस्सा रामू का। ये सोचते ही ठाकुर गुस्से से आप बबूला हो गया। ठाकुर सीधे रामू के पास पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। रामू, तूने फिर मेरे साथ चाल चली। मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या? तूने जानबूझकर गेहूं बोया ताकि सारा अनाज जमीन के ऊपर रहे और मेरे हिस्से में सिर्फ जड़ें आए। मालिक,
मैंने तो वही किया जो आपने कहा था। चुप, अपनी सफाई मत दे। तूने मेरी शर्त का गलत फायदा उठाया है। मालिक बिल्कुल सही कह रहे हैं। रामू ने पहले से सोचकर ये चाल चली है। ठाकुर का शोर सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि बात पंचायत तक पहुंच गई। कुछ ही देर में गांव की पंचायत बैठ गई। सरपंच भी वहां आ गए। ठाकुर गुस्से में अपनी शिकायत लेकर पंचायत के सामने खड़ा था। सरपंच जी, इस रामू ने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने कहा था जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा होगा, लेकिन इसमें जानबूझकर गेहूं बो दिया। ये मेरी शर्त का मजाक उड़ा रहा है। रामू, तुम क्या कहना चाहते हो? रामू ने एक बार गेहूं के खेत की तरफ देखा, फिर उसने सिर झुका लिया। सरपंच जी, ठाकुर साहब सही कह रहे हैं। मैंने उनकी शर्त का फायदा उठाया है। रामू की बात सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। पार्वती भी चौंक गई। स्वामी, नहीं पार्वती, पंचायत के सामने जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। अगर ठाकुर साहब को लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं उनकी बात स्वीकार करता हूं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रामू अपनी ही चाल को गलत क्यों बता रहा है। रामू की बात सुनकर ठाकुर के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि आखिरकार इस बार रामू हार गया। लेकिन सरपंच ने गंभीर आवाज में ठाकुर की ओर देखा। रामू, शर्मिंदा मत हो। अब हम सिर्फ तुम्हारी बात नहीं, उस शर्त को देखेंगे जो ठाकुर ने खुद रखी थी। अब फैसला सिर्फ आरोपों से नहीं बल्कि ठाकुर की अपनी शर्त के आधार पर होना था। सरपंच ने गांव वालों की ओर देखा और फिर ठाकुर से उसकी कही हुई शर्त दोहराने को कहा। ठाकुर साहब, क्या आपने ये शर्त नहीं रखी थी कि जमीन के नीचे का हिस्सा आपका और जमीन के ऊपर का हिस्सा रामू का होगा? हाँ, रखी थी। तो फिर गेहूं की बालियां कहाँ उगती हैं? जमीन के ऊपर। और जड़ें? जमीन के नीचे। ठाकुर ने मजबूरी में अपनी शर्त मान ली। अब पंचायत के सामने उसकी ही बात का अर्थ साफ होने लगा था। ये सुनते ही पंचायत में बैठे लोगों को पूरी बात समझ में आ गई। रामू ने कोई धोखा नहीं किया था। उसने सिर्फ ठाकुर की कही हुई शर्त को अपनी बुद्धि से अपने पक्ष में इस्तेमाल किया था। तो फिर इसमें रामू का दोष कहाँ है? उसने आपकी शर्त नहीं तोड़ी। उसने तो आपकी कही हुई बात को ही माना है। गेहूं की बालियां ऊपर है, इसलिए वे रामू की है। जमीन के नीचे जड़ें हैं, वे आपके हिस्से में आती हैं। सरपंच के फैसले के बाद ठाकुर के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसकी अपनी शर्त ने ही उसे ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया था जहां वो रामू पर कोई आरोप नहीं लगा सकता था। ठाकुर रामू की ओर देखने लगा। रामू अभी भी सिर झुकाए खड़ा था। उसकी जीत में घमंड नहीं बल्कि शांति थी। रामू, तूने मुझे फिर हरा दिया। नहीं ठाकुर साहब, मैंने आपको नहीं हराया। आपकी अपनी शर्त ने आपको हरा दिया। ठाकुर को पहली बार एहसास हुआ कि गरीब किसान को कमजोर समझना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। रामू ने बिना झगड़े और बिना ताकत दिखाए अपनी बुद्धि से अपना हक बचा लिया। उस दिन पंचायत के सामने ठाकुर को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। रामू ने साबित कर दिया कि ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सही समय पर इस्तेमाल की गई बुद्धि उसके सामने भारी पड़ सकती है।